नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल B&N लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में, और इंडियन पॉलिटी में हमने उसकी विशेषताओं के बारे, संविधान की विशेषताओं के बारे में कुछ पढ़ा था पिछले क्लास में। जैसे उसकी विशेषताओं में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। नम्यता के बारे में पढ़ा था, संसदीय सरकार के बारे में पढ़ा था, मौलिक कर्तव्यों, मूल कर्तव्यों, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगली विशेषता की। किसकी? अगली विशेषता की। तो अगली विशेषता है भारतीय संविधान की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब भारत में मतदान करने के लिए किसी को जाति, धर्म या कुछ अन्य कोई भी विषय हो, वो उसमें होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 18 वर्ष से आयु होना जरूरी है। कितनी? 18 वर्ष आयु होना जरूरी है। 18 वर्ष आयु का प्रावधान कब किया गया? 1989 में। इस संविधान संशोधन के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? जो मतदान की आयु है वो 18 वर्ष से जोड़ी गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली विशेषता की, भारतीय संविधान की अगली विशेषता की। वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है वो एकल नागरिकता का किया गया है। नागरिकता दो प्रकार की होती है, एक तो एकल और दूसरी होती है दोहरी। दोहरी नागरिकता है वो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। मतलब है संघ के साथ साथ राज्यों से भी नागरिकता लेना क्या है? अनिवार्य है। और भारत में अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है तो किसी भी राज्य से नागरिकता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। किससे नहीं है? किसी भी राज्य से। ठीक है, अगली विशेषता की बात करेंगे, वो है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान में बहुत से स्वतंत्र निकायों का उल्लेख किया गया, जैसे निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग क्या है? स्वतंत्र निकाय है जो भारत में सभी प्रकार के चुनाव संपन्न करवाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस में आता है? स्वतंत्र निकायों में आता है। केग, जिसको हम क्या कह सकते हैं? केग। और क्या था स्वतंत्र निकायों में? वह संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, वो भी किस में आते हैं? स्वतंत्र निकायों में आते हैं। तो हमने चर्चा की एकल नागरिकता की। मतलब भारतीय, जब आपके पास भारतीय नागरिकता है तो किसी भी राज्य से नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ मिलती है? अमेरिका में।
मतलब अमेरिका की नागरिकता होने के साथ साथ आप जिस भी राज्य में रह रहे हो उसकी नागरिकता भी आपको लेना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली विशेषता की, भारतीय संविधान की। तो मित्रों, आज हम संविधान की विशेषताएं और उससे संबंधित जो भी 2-4 क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे, और कल हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। अगली विशेषता है वह आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, उनका विवरण किया गया है। नंबर 1 है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है। यह कब लागू होता है? जब युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह मतलब शस्त्रों के साथ विद्रोह, आंतरिक विद्रोह के नाम पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। मतलब सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है? जब युद्ध की स्थिति हो जाती है या भारी आक्रमण होता है या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तब कौन सा आपातकाल लागू होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। नंबर 2 है राज्य में आपातकाल। राज्य में आपातकाल वो दो तरीके से लग सकता है। नंबर 1 है जो राज्यों में आपातकाल है वो संवैधानिक तंत्र, जो संवैधानिक तंत्र है वो असफल हो जाता है, तब कौन सा आपातकाल लगता है? राज्य में आपातकाल। क्यों? कौन से आर्टिकल के तहत? 356 के तहत। और जो नंबर 2 है हम बात कर रहे थे राज्य में आपातकाल की दूसरी परिस्थिति में कब लग सकता है? जब केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं करे। कौन नहीं करे? निर्देशों का अनुपालन नहीं हो। कौन नहीं करे? राज्य। तब कौन सा आपातकाल लगता है? वो राज्य आपातकाल लगता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 365 के अनुच्छेद के तहत। ठीक है। अब नंबर 3 आता है, वो आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। जब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 360 में किया गया है। और आज तक कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है।
अगली विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। कौन सी सरकार? त्रिस्तरीय सरकार। जो मूल संविधान था उसमें द्विस्तरीय सरकार का उल्लेख है, लेकिन संविधान संशोधन 73 व 74 कब किए गए? 1992 में। इनके तहत 2 अनुसूचियां जोड़ी गई, 11वीं व 12वीं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को क्या दी गई? संवैधानिक मान्यता। किस अनुसूची के तहत? 11वीं। और 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं किनको दी गई? नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। और एक बात यहां ध्यान रखने योग्य है कि भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें त्रिस्तरीय सरकार का उल्लेख है। त्रिस्तरीय सरकार का उल्लेख किसके संविधान में है? भारत के संविधान में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली विशेषताएं। वह सहकारी समितियां, सहकारी समितियां मूल संविधान में नहीं थी। संविधान संशोधन 97 के द्वारा कब हुआ था? 2011 में। क्या जोड़ी गई? सहकारी समितियां। किस अनुच्छेद में है? 243 में। किसमें है? 243 में। 243 में इसके भाग बनाए गए हैं। 243 ZH से 243 ZT तक किसका उल्लेख है? सहकारी समितियों का। ठीक है मित्रों, अब हमने सभी भारतीय संविधान की मुख्य सभी विशेषताओं के बारे में जान लिया गया। अब कई विद्वान ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना भी की है। हालांकि इनसे ज्यादा डीपली क्वेश्चन है, कम ही पूछा जाता है, फिर भी किस किस नाम से इसको जाना जाता है उस पर चर्चा हम जरूर करेंगे एक बार। आलोचना किसकी? भारतीय संविधान की। आलोचना की चर्चा करते हैं तो भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। उधार का संविधान क्यों कहा जाता है? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत के जो संविधान है उसके विभिन्न स्रोत थे। आपने देखा होगा बहुत से देशों से लिया गया, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। और कार्बन कॉपी किसकी? कार्बन कॉपी भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान को कार्बन कॉपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग 250 अनुच्छेद इस किससे ले गए थे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब एक नाम और है, वो वकीलों का स्मारक।
वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा की जो समिति थी उसमें ज्यादा से ज्यादा जो संविधान बनाने वाले थे वो वकील थे। कौन थे? वकील थे, जिनकी भाषा क्या थी? जटिल, जिसको हर कोई समझ नहीं सकता, इसलिए इसको क्या क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जान लिया है। अब हम 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और यही एकमात्र प्रस्तावना में, अब तक एकमात्र प्रस्तावना में क्या हुआ है? संशोधन हुआ है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सरकार का संसदीय रूप कहां से लिया गया है? तो हमने पढ़ा था सरकार का संसदीय रूप कहां से लिया गया है? वह ब्रिटेन। कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है, तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक बार भी नहीं हुआ। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अभी एक बार भी नहीं हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कौन सी अनुसूची के तहत दी गई? तो वो है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को क्या दी गई? संवैधानिक मान्यता दी गई। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संबंध किससे है? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, नीति निदेशक तत्वों का संबंध किससे है? कल्याणकारी राज्यों से। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। अब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से जानेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तब तक धन्यवाद।